हेलो स्टूडेंट्स, ये आईटीएफ का थर्ड लेक्चर है और इसमें हम ये फॉलोइंग टॉपिक्स कवर अप करेंगे। पहला है कंडीशनल आइडेंटिटीज़, नेक्स्ट है आईटीएफ सीरीज़, आईटीएफ इक्वेशंस और उसके बाद हम देखेंगे आईटीएफ इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो कंडीशनल आइडेंटिटीज़ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कंडीशनल आइडेंटिटी किसको बोलते थे? आइडेंटिटी आप जानते होंगे। आइडेंटिटी हम किसको बोलते थे? जैसे ऐसी स्टेटमेंट जो अपने डोमेन पे हमेशा सेटिस्फाई कर रही हूँ, जैसे साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा 1 है, ये थीटा बिलोंग्स टू आर के लिए हमेशा एप्लीकेबल है, कोई भी थीटा की वैल्यू रख दो, तो इसीलिए इस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूँ a प्लस बी रेशो दी पावर 2, तो ये आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, ये भी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, कंडीशनल आइडेंटिटी किसको बोलेंगे? ऐसी स्टेटमेंट जो एक पर्टिकुलर कंडीशन पर आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, ऐसी स्टेटमेंट जो एक पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी। तो ऐसी हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, जैसे साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ठीक है, ये 4 साइन ए साइन बी साइन सी के बराबर होता है, 4 साइन ए साइन बी साइन सी के बराबर होता है, प्रोवाइडेड क्या कंडीशन होती है? a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होना चाहिए? 180 डिग्रीज या पाई रेडियंस। ठीक है, सिमिलरली a प्लस बी प्लस सी अगर पाए है, तो मतलब मैंने ये कंडीशन लगा दी, इस कंडीशन पर क्या होगा? tan a प्लस tan b प्लस tan c, ये किसके बराबर बन जाएगा आपके पास? tan a tan b tan c के बराबर बन जाएगा। तो ऐसी स्टेटमेंट्स को क्या करते हैं? इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हम कंडीशनल आइडेंटिटीज़। ऐसे और भी बहुत सारी स्टेटमेंट हैं जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में याद करने को बोला था। जैसे अगर a प्लस बी प्लस सी पाई बाई 2 हो जाता है, तब क्या होता है? समीशन tan a tan b 1 के बराबर होता है। तो मतलब इसमें ये ऐसा आएगा, tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a, ये किसके बराबर आएगा? ये हमारा 1 के बराबर आएगा। ठीक है, अब आईटीएफ में हम क्या करेंगे? इसी टाइप की कुछ कंडीशनल आइडेंटिटीज़ इन्वर्स फंक्शंस में यूज़ होती हैं, तो उन्हीं को करेंगे। तो वो आपको एक कंडीशन दे देगा और फिर एक स्टेटमेंट या तो उसकी वैल्यू निकालने को बोलेगा या उसको प्रूव करने को बोलेगा। तो इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम प्रॉब्लम्स के तरीके से ही अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम के थ्रू ये टॉपिक समझेंगे। डेफिनेशन समझ आ गई? कंडीशनल आइडेंटिटी के डेफिनेशन है कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होंगी जो एक पर्टिकुलर कंडीशन पर आइडेंटिटी बन जाएंगी। ठीक है, जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज गिवन एज tan इनवर्स 2, एंगल B इज गिवन एज tan इनवर्स 3, वी हैव टू फाइंड एंगल C। तो आपको ये हमेशा बता रखा है कि जैसे tan इनवर्स 2 है तो ये एक एंगल है। ठीक है, तो उसको एंगल मान के ही चलना है। इनवर्स एक एंगल की तरह ही बिहेव करता है, जिसकी आउटपुट कहाँ से कहाँ में आती थी? -π/2 से π/2 में आती, 3 केसेस में। ठीक है, ओपन क्लोज और कुछ माइनस कई बार 0 हो जाता है। ठीक है, जैसे कुछ सेकंड इनवर्स में होता है। और कहाँ से कहाँ में आती है? 0 से π में आती है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी आउटपुट कभी भी नहीं आती। ठीक है, तो tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3 हमारे पास दो एंगल हैं और हमें एंगल C निकालना है। तो इसको करने के अब दो तरीके हैं। या तो मैं ये बोलूँ कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C किसके बराबर होगा? पाई रेडियंस के बराबर होगा, विच इज़ 180 डिग्रीज। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा, हम ये भी जानते हैं कि भाई tan A प्लस tan B प्लस tan C ये किसके बराबर होता है? tan A tan B tan C के बराबर होता है। इसको भी आप यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें अगर हम इसको इस तरीके से यूज़ करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक कंडीशनल आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो tan A हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? 2 के बराबर आ जाएगा। tan B किसके बराबर आ जाएगा? 3 के बराबर आ जाएगा। tan C हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 × 3 6 tan C आ जाएगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, अच्छा, तो अब हमारे पास कितना आ जाएगा? 5 tan C इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, तो tan C की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से एंगल C की वैल्यू कितनी आएगी? या तो π/4 आएगी या और क्या आ सकती है? π + π/4, वो तो आ ही नहीं सकती, पाई से बड़ा थर्ड क्वाड्रेंट में तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमें ये क्लियर हो जाएगा कि एंगल C की वैल्यू इस पर्टिकुलर केस में, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? या तो एंगल C π/4 आएगा या 5/4 आएगा। ठीक है, क्योंकि tan C = 1 का रिजल्ट होता है nπ + π/4। ठीक है, तो हमारे को पता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तीनों एंगल जो होंगे वो 180 से तो कम ही होंगे। इसलिए इस प्रॉब्लम का आंसर कितना आ जाएगा? एंगल C = π/4। ठीक है, ये इसका मेथड 1 हो गया। इसी को आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया, आप लिख सकते हो एंगल C = π माइनस एंगल A प्लस एंगल B। ठीक है, तो ये अब क्या बन जाएगा? π माइनस एंगल A हमारे पास कितना था? tan इनवर्स 2। ठीक है, प्लस एंगल B कितना था हमारे पास? tan इनवर्स 3। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जब tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 3 को ऐड कर रहे हो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगेगा। तो हम इसको लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ
tan इनवर्स ऑफ 2 + 3 अपॉन 1 - 2 × 3, क्योंकि डिनोमिनेटर इसका नेगेटिव है, 1 से बड़ा है उन दोनों का प्रोडक्ट, तो इसलिए हम क्या ऐड करेंगे इसमें, पाई ऐड कर देंगे। तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 5 डिवाइडेड बाय -5। ठीक है, तो ये नेगेटिव बाहर चला जाता है बिकॉज tan इनवर्स ऑफ -x किसके बराबर होता है, -tan इनवर्स x के बराबर होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी से ये माइनस बाहर जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1 बचेगा विच इज़ π/4। समझ आ गया? तो दोनों ही तरीकों से आपने देख लिया कि इसका आंसर कितना आ रहा है, π/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में है इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ xk प्लस y² प्लस z² प्लस 2xyz। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब इस प्रॉब्लम को करने के दो तरीके हैं अगेन। ठीक है, एक तरीका क्या है कि आप a एंगल को मान लो cos इनवर्स x, b एंगल को मान लो cos इनवर्स y, c एंगल को मान लो cos इनवर्स z। ठीक है, तो a b c हमारे को पता चल जाएगा 0 से पाए के बीच में होंगे, क्योंकि cos इनवर्स x की रेंज क्या होती है, क्लोज 0 से पाए क्लोज। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा a b c 0 तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि ट्राइंगल नहीं बनेगा, a प्लस बी प्लस सी पाई दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई cos इनवर्स x 0 से पाई के बीच में है, ओपन इंटरवल, b भी वैसे ही है, c भी वैसे ही है, तो हम x को लिख सकते हैं cos a, b को लिख सकते हैं cos y को लिख सकते हैं cos b और z को लिख सकते हैं cos c। उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बट मैं इसको अभी क्योंकि हम इन्वर्स में हैं तो हम इसको इन्वर्स की हेल्प से सॉल्व करेंगे। अब देखो मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैंने अब ये वाला मेथड मैं नहीं चूज़ कर रहा हूँ, तो इसको मेथड 1 बोल देते हैं। ठीक है, हम इस मेथड से नहीं कर रहे हैं, ये भी किसी क्वेश्चन में हो सकता है जो ये फर्स्ट वाला मेथड है, इस तरीके से क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व हो। ठीक है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैंने दो टर्म्स का हमें फॉर्मूला पता है, तो दो टर्म्स को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में रख लिया और जो थर्ड टर्म है उसको मैंने राइट हैंड साइड में भेज दिया। तो मेरे पास क्या आ गया, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स z, ये टर्म आ गई। ठीक है, तो अब cos इनवर्स का फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, यहाँ पे एज सच कोई भी कंडीशन हमारे पास नहीं है, तो हम इसको डायरेक्टली अप्लाई कर देते हैं। तो फॉर्मूला होता है एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ जेड। अब हम क्या करेंगे, टेक कॉस ऑन बोथ द साइड्स, टेक कॉस ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्योंकि प्रूव दैट वाली स्टेटमेंट है तो ऐसे ज़्यादा कंडीशन इसमें लगेंगे नहीं। तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स क्या करता है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स थीटा, ये प्रॉपर्टी होती है इफ थीटा इज इक्वल टू थीटा इफ थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1, मतलब थीटा कॉस इनवर्स के डोमेन में होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा, ये बन जाएगा एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरफ क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कितना होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस ऑफ, इसको थीटा मानो आप, तो कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा कितना हो गया, कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स जेड आ जाएगा। तो ये टर्म हमारी जेड के बराबर आ जाएगी। तो हमारे पास अब बन जाएगा दिस टर्म इज इक्वल टू माइनस जेड लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि माइनस यहाँ पर पड़ा हुआ है एक। ठीक है, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस जेड इज जेड ओनली, तो ओवरऑल टर्म हमारी क्या हो जाएगी, माइनस जेड। तो इधर आगे वो प्लस हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये कंडीशन आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अंडर रूट हमें हटाना है, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए थी एक्स के प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz की। ठीक है, तो स्केयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, हमारे को क्या मिल जाएगा, एक्स के वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। इस तरफ हमें मिल जाएगा 1 माइनस एक्स के माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आपको देख के समझ आ रहा है कि कुछ टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं, एक्स के वाई स्क्वायर हमारे दोनों तरफ से कैंसिल हो गए। तो फाइनली हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इसी टर्म का हमें वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम का आंसर कितना हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आप लोग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड पाई के बराबर दिया हुआ है, और हमें ये प्रूव करना है एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट 1 माइनस जेड स्क्वायर इज 2xyz। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, इस पर्टिकुलर केस में आप इसको, क्योंकि ना अगर आप वैसा दो टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखोगे, दो टर्म को राइट हैंड साइड में रखोगे, तो आपको ये टर्म हो सकता है बनाने में थोड़ा सा टाइम लगे, थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा। तो इसको मैं दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे देखने पे ये समझ आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड एक सिंपल टर्म बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू ए, साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू बी एंड साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू सी। ठीक है, तो यहाँ से हमारी कंडीशन क्या बन जाएगी, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। ठीक है, ये कंडीशन बन गई हमारे पास। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया, जैसे a प्लस बी प्लस सी पाई आ जाएगा, तो ये ट्राइंगल
वाली कंडीशन बन रही है हमारे पास। तो हमारी अब लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स आपका किसके बराबर हो गया, साइन ए, और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस ए। ठीक है, तो हम ये अभी मान रहे हैं कि मॉड वगैरह में ओपन नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रूव दैट वाली स्टेटमेंट है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड में क्या टर्म आ गई, साइन ए कॉस ए। नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी हमारी, साइन बी कॉस बी, बिना मॉड के ओपन अप कर रहे हैं इसमें भी क्योंकि प्रूव करना है साइन सी कॉस सी। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, आपको देखने में समझ आ रहा होगा, तो फॉर्मूला बन रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। ठीक है, अब आपको ये अभी जैसे मैं बता भी रहा था कि ये कंडीशनल आइडेंटिटी है, इसको हमने ट्रिग्नोमेट्री में डिराइव किया था। कैसे डिराइव करते थे, हम इन दोनों को ऐड कर देते थे, सी एंड डी के फॉर्मूले लगा लेते थे। तो इस टर्म में हम लिखेंगे 2 साइन ऑफ बी प्लस सी कॉस ऑफ बी माइनस सी, फिर बी प्लस सी को पाई माइनस ए लिखते थे, वहाँ से साइन ए कॉमन आ जाता था, ऐसे करके इसको सिंप्लीफाई करते थे। तो अब ये वाली जो टर्म थी आपकी, ये बन जाएगी हाफ टाइम्स ऑफ 4 साइन ए साइन बी साइन सी, जो इसका रिजल्ट होता है। ठीक है, उसमें अभी उसके डेरिवेशन में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिल जाएगा 2 साइन ए साइन बी साइन सी। अब साइन ए आपका किसके बराबर है, एक्स के बराबर, तो ये हो जाएगा 2xyz, और ये हमें प्रूव करना था। क्लियर हो गया आपको, ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपको अभी ये मैंने 3 प्रॉब्लम दी हैं जो कंडीशनल आइडेंटिटी पे बेस्ड हैं। इससे आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली ये ट्रिग्नोमेट्री का ही एक तरीके से एक्सटेंशन है, बस एंगल्स जो हैं हम वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करके चल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीरीज। ठीक है, तो ज़्यादातर इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ITF सीरीज़ के, वो टैन इन्वर्स या कॉट इन्वर्स में बनेंगे। ठीक है, और वो वीएन मेथड को यूज़ करेंगे। वीएन मेथड मतलब टेलीस्कोपिक सीरीज, अगर आपको याद हो, उसमें ऐसा होता था ना, समेशन ऑफ एफ ऑफ आर प्लस 1 माइनस एफ ऑफ आर का समेशन होता था R1 to n के ऊपर। अगर एक टर्म का गैप होता था तो क्या होता था कि आपके पास एक लास्ट टर्म बचेगी, जैसे इसका रिजल्ट क्या आता था, एक लास्ट टर्म बचेगी एफ ऑफ एन प्लस 1 माइनस एक फर्स्ट टर्म बचेगी। ठीक है, अगर 2 का गैप है तो 2 लास्ट वाली टर्म्स, ठीक है, और 2 फर्स्ट वाली टर्म्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के सिंपल फंक्शंस आते हैं, उनको भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, टैन इनवर्स में ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टैन इनवर्स में ब्रेक करना हमारे लिए आसान होगा। ठीक है, बट अगर मान लो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में थोड़ा सा मुश्किल प्रॉब्लम है, जो कि कैलकुलेशन में भी लेंथी हो रहा है, तो फिर हम उसको साइन इनवर्स कॉस इनवर्स में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, होगा क्या, जब आपको ये वीएन मेथड बनाना होगा तो आपको नेगेटिव चाहिए होगा साथ में ना, मतलब बीच में नेगेटिव चाहिए, तभी प्लस आ जाएगा तो ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व नहीं होगा। तो आपके पास हमेशा ये वाला फॉर्मूला बनने की, अगर टैन इनवर्स का आप केस ले रहे हो तो टैन इनवर्स ए माइनस टैन इनवर्स बी का फॉर्मूला बनेगा, जिसमें ए आपका एफ ऑफ आर हो रहा होगा तो बी आपका एफ ऑफ आर प्लस 1 हो रहा होगा, और ये इंटरचेंज भी हो सकते हैं कि अगर ए एफ ऑफ आर प्लस 1 हो रहा होगा तो बी एफ ऑफ आर हो रहा होगा। ठीक है, अगर साइन का बनाओगे तो साइन इनवर्स ए माइनस साइन इनवर्स बी, तो आपको ये वाले फॉर्मूले बन रहे होंगे। अब जैसे इस पर्टिकुलर केस में अगर मैं खुद से सोचूं तो मुझे ये समझ आ रहा है पहले से ही कि ये मेरे को किसी ना किसी तरीके से इसको इस फॉर्मेट में ब्रेक करना है। अब इसको इस फॉर्मेट में ब्रेक करने के लिए ये जो टर्म होगी ये a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी के फॉर्मेट में आएगी। ठीक है, तो 1 तो ऑलरेडी है ही यहाँ पे प्रेजेंट। ठीक है, ये जो टर्म है अब 2 रेज़ टू द पावर 2r माइनस 1, ये 2 में ब्रेक होगा, जिसका डिफरेंस ऊपर होगा। ठीक है, वो देख लेते हैं। तो 2 की पावर 2r माइनस 1 जो है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर r इंटू 2 की पावर r माइनस 1, क्योंकि पावर्स ऐड हो जाती हैं। आपको ये पता होगा a की पावर x इंटू a की पावर y अगर हम लिखते हैं तो a की पावर x प्लस y होता है। ठीक है, तो अब a आपका अगर 2 की पावर r है, b अगर आपका 2 की पावर r माइनस 1 है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो, तो a माइनस बी अगर मैं देखता हूँ जो न्यूमरेटर बनेगा 2 की पावर r माइनस 2 की पावर r माइनस 1। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर r माइनस 2 की पावर r माइनस 2 की पावर r डिवाइडेड बाई 2, तो 2 की पावर r कॉमन आएगा तो क्या बन जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2 बन जाएगा। तो 2 की पावर r इंटू हाफ, तो वो क्या बन जाएगा 2 की पावर r माइनस 1 बन जाएगा, और वो देखो न्यूमरेटर में वही टर्म बैठी हुई है। इसका मतलब जो आपका प्रॉब्लम था r1 टू इन्फिनिटी टैन इनवर्स ऑफ 2 रेज़ टू द पावर r माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर 2r माइनस 1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं r1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ 2 रेज़ टू द पावर r माइनस 2 रेज़ टू द पावर r माइनस 1 1 प्लस 2 रेज़ टू द पावर r 2 रेज़ टू द पावर r माइनस 1। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अब ये टर्म क्या बन जाएगी r1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी बन रहा है, तो ये टर्म अब हमारी क्या बन जाएगी tan इनवर्स ऑफ 2 रेज़ टू द पावर r माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 रेज़ टू द पावर r माइनस 1,
क्योंकि फॉर्मूला बन गया ना tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। ठीक है, अब आप खुद ध्यान से देखो कि अगर ये आपका एफ ऑफ आर है तो ये आपका एफ ऑफ आर प्लस 1 है, क्योंकि इस टर्म में अगर आर की जगह आर प्लस 1 रखोगे तो आपकी पहली वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो अब r1 टू इन्फिनिटी में अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू बन जाएगी, tan इनवर्स 2 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी, लास्ट टर्म इसमें जाएगी, माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 रेज़ टू द पावर 1 माइनस 1। ठीक है, फर्स्ट टर्म इसमें जाएगी। ठीक है, ये वीएन मेथड है, जिसको ये नहीं आता है उसको सीक्वेंस सीरीज थोड़ा सा लेक्चर्स देखने होंगे और रिवाइज करना होगा। ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ 2 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे टेंडिंग वैल्यू ही आएगी, माइनस 2 रेज़ टू द पावर 0 इज 1 विच इज π/4। ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर 0 इज 1, सो tan इनवर्स ऑफ 1 इज π/4, सो tan इनवर्स ऑफ टेंडिंग टू इन्फिनिटी विल बी π/2 माइनस π/4, सो द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम विल बी π/4। तो ये जो प्रॉब्लम है इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/4। क्लियर हो गया ये आपको सीरीज में किस तरीके से ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया। ठीक है, और इसके प्रॉब्लम देखते हैं अब। इस प्रॉब्लम में कॉट ऑफ समेशन n 1 to 23 कॉट इनवर्स 1 प्लस समेशन ऑफ 2k k 1 to n, इस वैल्यू को हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है और ये जेई का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये समेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, जो इनसाइड वाला सबसे अंदर वाला समेशन है। तो n 1 to 23, ठीक है, कॉट इनवर्स ऑफ, अब आप जानते हैं ये 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर चला जाएगा, समेशन ऑफ k 1 to n पे क्या होगा, 1 + 2 + 3 सो ऑन टू n हो जाएगा। तो ये वाली टर्म कितनी आ जाएगी, 2 × n × n + 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये समझ आ गया। अब ये 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब कॉट इनवर्स के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू होती है तो कॉट इनवर्स x को आप tan इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकते हो, अगर आपके पास x क्या है, पॉजिटिव है। समझ आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट ऑफ समेशन n 1 to 23, कॉट इनवर्स को मैं क्या करूँगा, tan इनवर्स में लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया tan इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस n × n + 1। समझ रहे हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक है, अब आगे देखो, अब क्या है कि जो वही वाली बात आ गई, tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स b टाइप का हमें कुछ बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है, अब tan इनवर्स ऑफ a माइनस tan इनवर्स b अगर बनाना है तो ऊपर क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। ठीक है, तो ऊपर इस 1 की जगह पर, इस 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं n + 1 माइनस n, क्योंकि ये अगर a होगा ये b होगा तो मेरे पास फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा ना, tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। देखो tan इनवर्स के केस में हमेशा याद रखो कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस ab बनाना है और न्यूमरेटर में इसका डिफरेंस बनाना है। तो अगर ये tan इनवर्स के अंदर ये टर्म आ रही होगी तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा ना, ये tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, और यही फिर आपको vn और vn भी बनाने की कोशिश करनी है, साथ में वो f ऑफ r + 1 माइनस f ऑफ r भी बनना चाहिए, तभी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास ये क्या टर्म बन गई, कॉट ऑफ, चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, n 1 to 23 tan इनवर्स ऑफ n + 1 माइनस n, क्योंकि 1 को लिख सकते हैं n + 1 माइनस n, 1 + n × n + 1। तो अब ये एक तरीके से एकदम वैसे उस पैटर्न में आ गया है, tan इनवर्स ऑफ a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। तो ये टर्म बन जाएगी कॉट ऑफ n 1 to 23। ठीक है, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ n + 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n। अब ये वीएन मेथड बन गया तो क्या होगा, एक फर्स्ट टर्म बचेगी और एक लास्ट टर्म बचेगी, तो कॉट ऑफ n 1 to 23। ठीक है, अब डायरेक्टली रिजल्ट लगा देता हूँ, तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म किस में आएगी, इसमें आएगी, तो बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 24 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। ठीक है, अब क्योंकि हमें इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या करेंगे, कॉट के अंदर कॉट इनवर्स बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कॉट और कॉट इनवर्स एक दूसरे कैंसिल करके x दे देते हैं, प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जो कि कॉट इनवर्स का डोमेन है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं कॉट ऑफ, पहले tan इनवर्स a माइनस b का फॉर्मूला लगेगा, तो tan इनवर्स ऑफ 24 माइनस 1 a माइनस b अपॉन 1 प्लस a × b। ठीक है, तो ये टर्म मेरी बन जाएगी कॉट ऑफ tan इनवर्स ऑफ 23/25। ठीक है, अब आप जानते ही ऑलरेडी कि tan इनवर्स क्योंकि अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ 25/23 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा कॉट इनवर्स के साथ, तो हमारा आंसर इस प्रॉब्लम का कितना आ जाएगा, 25/23। समझ आ गया होगा आपको ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो बेसिकली पहले मैंने इसका समेशन ओपन अप किया, ठीक है, कॉट इनवर्स वाले को tan इनवर्स में कन्वर्ट करके, फिर वीएन मेथड बनाया, उसमें बेसिकली फॉर्मूला tan इनवर्स में हमेशा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का बनेगा, तभी वो वीएन मेथड बन पाएगा, वो फॉर्मूला बनाया और उसको सॉल्व करके फाइनली हमने कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ अ टर्म बना लिया, जिसका आंसर हमारे पास 25/23 आ गया। ठीक है,
नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। n1 टू इन्फिनिटी साइन इनवर्स अंडर रूट एन माइनस अंडर रूट एन माइनस वन अपॉन अंडर रूट एन इंटू एन प्लस वन, ठीक है। तो अब इसमें दो ऑप्शंस हैं हमारे पास, आइदर वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू tan इनवर्स यूजिंग ट्राइंगल, ठीक है, और फिर उसको सॉल्व कर लें tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बना के। दूसरा हम इसको कन्वर्ट कर लें साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b वाले फॉर्मेट में, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो सीरीज़ वाले हैं ना ये सॉल्व भी उसी तरीके से होंगे, वीएन मेथड ही बनेगा, ठीक है। तो एक बार रिकैप करते हैं साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b के फॉर्मूले का। तो वो फॉर्मूला होता था, ठीक है, अगर a b से बड़ा है और दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो हम डायरेक्टली ओपन अप कर लेते थे इसको, साइन इनवर्स ऑफ a टाइम्स ऑफ अंडर रूट वन माइनस बी स्केयर माइनस b टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ वन माइनस a स्केयर, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला था, बिकॉज साइन ऑफ a माइनस b होता है, जो इसके इनसाइड हमें बनाना पड़ेगा साइन इनवर्स के राइट हैंड साइड में, वो होगा साइन ऑफ a माइनस b विच इज साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ठीक है। तो अब हमारे पास जो टर्म बनेगी वो बनेगी n1 टू इन्फिनिटी साइन इनवर्स ऑफ, इसको ब्रेक करने की कोशिश करेंगे अब इसको, ठीक है। तो इसको मैंने लिख दिया 1 बाय अंडर रूट एन। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे ना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से ब्रेक हो रहा है, क्योंकि अगर अंडर रूट एन कैंसिल कर दोगे तो वो टर्म बनेगी नहीं, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे लिखा 1 बाय अंडर रूट एन अलग कर दिया और अंडर रूट ऑफ एन अपॉन एन प्लस वन अलग कर दिया। ऐसे सिमिलरली 1 बाय अंडर रूट ऑफ एन प्लस वन अलग कर लिया और अंडर रूट ऑफ एन माइनस वन बाय एन अलग कर लिया, ठीक है। अभी जिसको ये नहीं समझ आ रहा है ऐसा क्यों किया है वो आगे देखेगा तो उसको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऐसे ब्रेक करना है कि वो वीएन मेथड की डायरेक्शन में चले, ठीक है। तो साइन इनवर्स ऑफ, अब ये टर्म बन गई मेरे पास 1 बाय अंडर रूट एन, इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस एन प्लस वन, ठीक है, देख रहे हो। तो 1 माइनस वन अपॉन एन प्लस वन किसके बराबर आएगा, एलसीएम लोगे तो इसी टर्म के बराबर आएगा, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 बाय एन प्लस वन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वन बाय एन, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n1 टू इन्फिनिटी, ये बन गया मेरे पास साइन इनवर्स ऑफ। अब देखो अगर आप ऐसे सोचते हो ये आपका साइन a है और ये आपका साइन b है, तो ये वाली टर्म आपकी कॉस b बन रही है, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर b तो है ये, और ये वाली टर्म हमारी कॉस a बन रही है। तो साइन इनवर्स ऑफ क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ a माइनस साइन इनवर्स ऑफ b बनेगा। तो ये टर्म बनेगी साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 बाय एन माइनस साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 बाय एन प्लस वन। इसमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि ये आउटपुट पॉजिटिव आए, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट एन जो है वो अंडर रूट एन प्लस वन से छोटा है, तो 1 बाय अंडर रूट एन जो होगा 1 बाय अंडर रूट एन प्लस वन से बड़ा होगा। तो आपको ये ध्यान होगा जो मैंने ये कंडीशन लगा रखी है इसमें a b से बड़ा होना चाहिए, तभी हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी पॉजिटिव आएगा और राइट हैंड साइड भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब वीएन मेथड लगाएंगे तो एन इन्फिनिटी किस में जाएगा, जो बड़ी वैल्यू होती है वो एफ ऑफ आर प्लस वन में जाती है और एन इक्वल टू वन इसमें जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय अंडर रूट वन माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय अंडर रूट ऑफ इन्फिनिटी प्लस वन। तो ये टेंडिंग वैल्यू हो जाएगी। साइन इनवर्स ऑफ 1 हमारे पास किसके बराबर होता है, पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0। सो इसका आंसर जो आएगा इस प्रॉब्लम का वो आंसर कितना आएगा, पाई बाई 2 आएगा। समझ आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का आंसर पाई बाई 2 है। इस प्रॉब्लम में भी हमें इसको इवेल्युएट करके वैल्यू निकालना है, r1 टू इन्फिनिटी समेशन कॉट इनवर्स आर स्क्वायर प्लस 3/4, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ऑब्वियसली हम कॉट इनवर्स के अंदर जो है टर्म पॉजिटिव होगी, क्योंकि आर स्क्वायर इज अ पॉजिटिव टर्म और 3/4 भी इसमें ऐड हो रहा है, तो इसको टैन इनवर्स में कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें, तो ईजिली हम कन्वर्ट कर लेंगे। इसको लिख लिया टैन इनवर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस 3/4। समझ आ गया होगा ये। अब मेरे को फिर वही ध्यान रखना है कि मेरे को टैन इनवर्स a माइनस टैन इनवर्स b का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करनी है। तो वो कैसे बनता है, जब हम लिखते हैं a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, ठीक है। तो बहुत बड़ा हिंट है इसके डिनोमिनेटर में कि 1 प्लस समथिंग बनाना है, तो इसीलिए इसको वैसे ही कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं। तो मैंने लिखा r1 टू इन्फिनिटी टैन इनवर्स ऑफ, इसको लिख दिया 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 1/4, 3/4 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4, ठीक है। तो अब न्यूमरेटर में क्या होगा, जो ये वाली टर्म होगी इसके दो फैक्टर बन रहे हैं यहाँ पे, एक बन रहा है r माइनस हाफ और एक बन रहा है आर प्लस हाफ। अब इन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर प्लस हाफ माइनस आर माइनस हाफ, ठीक है। तो अब ये टर्म मेरी क्या बन गई, r1 टू इन्फिनिटी टैन इनवर्स ऑफ आर प्लस हाफ माइनस टैन इनवर्स ऑफ आर माइनस हाफ। समझ आ गया होगा आप लोग को, क्योंकि ये क्या बन गया टैन इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी, तो उसको हम लिख सकते हैं टैन इनवर्स a माइनस टैन इनवर्स b, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये हमारा अगर f ऑफ r है तो ये हमारा f ऑफ r प्लस वन है, तो इन्फिनिटी इसमें जाएगा, ठीक है, और r इक्वल टू 1 इसमें जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट आपका क्या आएगा,
फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी प्लस हाफ, ये टेंडिंग वैल्यू देगा हमें, ठीक है, माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 उसमें जाएगा तो 1 माइनस हाफ, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी tan इनवर्स इन्फिनिटी इज π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ हाफ, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस tan इनवर्स इज cot इनवर्स ऑफ हाफ, बिकॉज tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 फॉर x बिलोंग्स टू r, जो इन दोनों का डोमेन है, ठीक है। तो cot इनवर्स हाफ को आप क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स 2 लिख सकते हो। समझ आ गया होगा ये आपको, यहाँ तक कैसे किया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ITF इक्वेशंस, ठीक है। अच्छा, ये सेम उसी तरीके की इक्वेशंस होंगी जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आप सॉल्व करते थे, ठीक है। तो उसी तरीके से है, बट इसमें रिजल्ट्स नहीं है, इसमें हम वो ट्रिग्नोमेट्रिक के रिजल्ट हमारे यूज़ होंगे, उसी को यूज़ करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ क्या ध्यान में रखना है, ITF फंक्शंस के बारे में ध्यान रखना है कि वो एक एंगल की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है। उनकी रेंज PVB जो है उसका ध्यान रखना है, डोमेन का ध्यान में रखना है, ठीक है। और बाकी जब आप ITF इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो पेरेंट इक्वेशन होती है, पेरेंट इक्वेशन मतलब जो आपको क्वेश्चन में देगा वो कि भाई ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो, तो उस इक्वेशन में डोमेन का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपने डोमेन स्किप करना है, मतलब आप डोमेन नहीं निकालना चाह रहे हो, ठीक है, तो क्या करना है, तो जो भी आपका आंसर आएगा उसको फिर पेरेंट इक्वेशन में पुट करके चेक करना है, ठीक है। नोट में यही दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिख दिए। While solving ITF equations, always consider the domain of the parent equation। या तो पहले स्टेप पे ही डोमेन लिख दीजिए, अगर आपको लग रहा है कि भाई आसान है इसका डोमेन निकालना, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, आप जल्दी से उसका डोमेन लिख दीजिए, जो भी आंसर आएगा वो डोमेन में फॉल करना चाहिए, ठीक है। अगर आपने डोमेन चेक नहीं किया, मान लो आपको लग रहा है कि यार ये थोड़ा सा लेंदी होगा डोमेन निकालने में, उतने में तो मैं प्रॉब्लम ही सॉल्व कर लूँगा, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या करें, डोमेन मत चेक करें, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करें, उसमें कंडीशंस वगैरह भी कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्टली सॉल्व कर दो, और जो फाइनल आपका आंसर आएगा उसको पुट करके चेक कर लो किसमें, पेरेंट इक्वेशन में, कि वो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि कई बार जब हम इक्वेशंस के डोमेन को चेंज करते हैं, कई बार हमारे रूट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो वही उसको ही अवॉइड करने के लिए हम क्रॉस चेक जरूर करेंगे, ठीक है। अब इसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सॉल्व फॉर x, अगर हमें इक्वेशन दिया हुआ है 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 11π/6, यहाँ पे डोमेन निकालना आसान है, तो मैं पहले लिख देता हूँ कि भाई इस पेरेंट इक्वेशन का डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल -1 to 1, तो जो भी मेरा सोल्यूशन आएगा वो कहाँ से कहाँ में लाई करना चाहिए, क्लोज इंटरवल -1 to 1 में लाई करना चाहिए, ठीक है। अब हम एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x किसके बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है, ये जानते हैं आप, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, कितना लिख दूँ मैं, π/2, 2 cos इनवर्स x को लिख दिया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, ठीक है, वो वाला cos इनवर्स x साइन इनवर्स x के साथ ऐड होकर π/2 बना देगा, ठीक है। तो दिस वैल्यू इज 11π/6, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी 11π/6 माइनस 3π/6, तो ये वाली वैल्यू बन जाएगी 8π/6, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x इज इक्वल टू 4π/3। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि cos इनवर्स x जो था, अब ऐसे नहीं करना है x निकालने के लिए हमेशा cos को उधर ले गए, तो आपने cos 4π, अगर इसने आपने इसको ऐसे लिख दिया x इज इक्वल टू cos 4π/3, तो ये गलत हो जाएगा ये स्टेटमेंट। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में तो हमें ये cos इनवर्स आ रहा है ना, और हम जानते हैं कि जो cos इनवर्स x है उसकी रेंज तो कहाँ से कहाँ होती है, 0 से π होती है, cos इनवर्स x की रेंज कहाँ से कहाँ होती है, 0 से π क्लोज इंटरवल होती है, तो cos इनवर्स x तो कभी भी 4π/3 के बराबर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 4π/3 इज ग्रेटर देन π, तो इससे हमें ये समझ आ जाएगा कि इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा। समझ आया, cos इनवर्स x 4π, जब हम सॉल्व कर रहे थे वहाँ से हमारे को निकल कर आ गया कि भाई cos इनवर्स x कितना होना चाहिए, 4π/3। अब cos इनवर्स x तो कहाँ से कहाँ में लाई करता है, क्लोज 0 से π में लाई करता है, तो ये वाली वैल्यू तो π से बड़ी है 4π/3, इसलिए cos इनवर्स x कभी भी 4π/3 नहीं होगा। इसलिए इस पर्टिकुलर केस में क्या आएगा, हमारे पास नो सोल्यूशन ऑफ x आ जाएगा, तो इस इक्वेशन का नो सोल्यूशन है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5। समझ आ गया इस प्रॉब्लम का आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, सॉल्व फॉर x tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ एक्स के प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू π/2, ठीक है। अगर हम डोमेन निकालने की कोशिश करेंगे तो इसके डोमेन को हमें -1 से 1 क्लोज इंटरवल करना पड़ेगा, बट बिकॉज अंडर रूट है यहाँ पे, तो उसकी जो
आउटपुट होगी वो 0 से 1 के बीच में ही हो सकती है, ठीक है। तो एक तो कंडीशन लगानी पड़ेगी एक्स प्लस एक्स प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा अंडर रूट कहाँ से कहाँ के बीच में होगा, -1 से 1 भी बोल सकते हो, 0 से 1 भी बोल सकते हो, क्योंकि अंडर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसके केस में आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी x इंटू एक्स प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अंडर रूट जो है वो बिलोंग्स टू आर हो सकता है, तो अंडर रूट की आउटपुट बिलोंग्स टू आर हो सकती है। तो क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी होंगी तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डोमेन नहीं निकाल रहा हूँ। हम क्या करेंगे, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, फिर लास्ट में इसके अंदर क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करके चेक कर लेंगे। समझ आ गया आपको, ठीक है। तो अब वो सॉल्व करते हैं। तो उसके लिए मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले लिख दिया tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस वन, एक्स इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स के प्लस एक्स प्लस वन। सिंपल है बहुत ही, ठीक है। अब हम ये जानते हैं साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा, थीटा -1 से 1 क्लोज इंटरवल पर π/2 के बराबर होता है। तो ये टर्म क्या बन जाएगी मेरे पास, tan इनवर्स ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स के प्लस एक्स प्लस वन। कॉस इनवर्स की जो आउटपुट है, क्योंकि ये अंदर वाली टर्म पॉजिटिव है, तो ये पक्का से जो आउटपुट रहेगी वो कहाँ से कहाँ में रहेगी, क्लोज 0 से π/2 के बीच में रहेगी, क्योंकि जब नेगेटिव होती है तभी वो आउटपुट π/2 से पाई के बीच में जाती है, ठीक है। ये भी पॉजिटिव टर्म है, इसकी रेंज भी कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगी, 0 से π/2 के बीच में रहेगी tan इनवर्स की रेंज। तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये दोनों वैल्यूज़ बराबर हो सकती हैं। तो हम अब कन्वर्जन कर देंगे। तो मैंने क्या किया, कन्वर्जन करते हैं। tan इनवर्स को भी कॉस इनवर्स में कर सकते हो, कॉस इनवर्स को भी tan इनवर्स में कर सकते हो। तो हम कॉस इनवर्स को कर रहे हैं। कॉस इनवर्स में क्या होगा, ये वाला साइड आपके पास आ जाएगा एक्स के प्लस एक्स प्लस वन, ये साइड हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ आ रहा है ये कैसे लिखा, क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ थीटा आपका होना चाहिए अंडर रूट ऑफ एक्स के प्लस एक्स प्लस वन। तो ये साइड हमारे पास किसके बराबर आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। तो 1 माइनस ये वाली टर्म आ जाएगी एक्स के प्लस एक्स प्लस वन। तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ऑफ एक्स के माइनस एक्स आ जाएगा। अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि सर अंडर रूट के अंदर तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। बेटा ये अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं है, अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स के माइनस एक्स कुछ इंटरवल पे तो पॉजिटिव होगा, समझ रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ माइनस ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के प्लस एक्स प्लस वन। क्योंकि tan इनवर्स का डोमेन x बिलोंग्स टू r होता है, तो हम ये दोनों tan इनवर्स दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं। क्या बचेगा अब हमारे पास रिजल्ट बच जाएगा x इंटू एक्स प्लस वन अंडर रूट के अंदर इज इक्वल टू माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स के प्लस एक्स प्लस वन। दोनों तरफ से मैंने अंडर रूट हटा दिए हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स प्लस वन कॉमन आ जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस बन जाएगी टर्म, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स के प्लस एक्स प्लस वन, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो जब आप इक्वेट करोगे 0 के बराबर, तो एक तो केस आ जाएगा हमारे पास x इक्वल टू 0, एक वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -1, और थर्ड टर्म आ जाएगी एक्स के प्लस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स के प्लस एक्स प्लस वन 0। ये टर्म कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं 0 हो सकती, जो नीचे वाली टर्म है उसका a1 है और d -3 है, ठीक है। जो ऊपर वाली टर्म है उसका a1 है और d उसका है b के -4ac -7, ठीक है। तो अगर ये पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है तो वो टर्म हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो इनमें से दोनों टर्म 0 नहीं हो सकती। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी पेरेंट इक्वेशन थी उसमें हमारे को रिजल्ट डाल के चेक करने पड़ेंगे। तो हमारे पास अब 2 सोल्यूशन आ रहे हैं, 0 और -1। तो हमें ये देखना होगा कि हमारा फाइनल सोल्यूशन कौन कौन सा होगा। तो हम 0 पुट करते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो x इक्वल टू 0 के लिए मेरे पास क्या आ रहा है, ठीक है। x इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास आ रहा है, तो x इक्वल टू 0 के लिए मेरे पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1। क्या वैल्यू हो जाएगी, ये π/2 हो जाएगी। tan इनवर्स 0 इज 0 एंड साइन इनवर्स 1 इज π/2, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो x इक्वल टू 0 विल बी द सोल्यूशन। x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1 अगर हम रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ऑफ 0 प्लस साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये भी π/2 दे देगा। तो इसका मतलब x इक्वल टू -1 इज ऑल्सो द सोल्यूशन। तो x 0 और -1 इस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रॉब्लम के 2 सोल्यूशन है, 0 एंड -1। समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सॉल्व फॉर x 2 साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इस साइन इनवर्स x में क्वाड्रेटिक है, डोमेन क्लियरली समझ आ रहा है क्या होगा, -1 से 1 क्लोज इंटरवल होगा। तो क्या करते हैं, लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t, इसको t मान लेते हैं। क्या क्वाड्रेटिक बन जाएगी, 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। 2 6 12, तो हम इसको लिख सकते हैं 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3t माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास टर्म आ जाएगी 2t यहाँ से कॉमन आएगा प्लस 3 और यहाँ से आ जाएगा t माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो t की वैल्यू एक आ जाएगी हमारे पास -3/2, एक तो ये पॉसिबिलिटी है,
ठीक है, और एक t की वैल्यू आ जाएगी 2। अब t क्या था आपका साइन इनवर्स x, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी आ जाएगी साइन इनवर्स x या तो -3/2 होगा, ठीक है, या तो साइन इनवर्स x 2 के बराबर होगा। अब आप जानते हैं कि साइन इनवर्स x की रेंज कहाँ से कहाँ होती है, अगर डोमेन -1 से 1 क्लोज इंटरवल है तो जो साइन इनवर्स x होता है इसकी PV भी होती है या रेंज होती है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल, तो ये रफली -1.57 से लेकर 1.57 क्लोज इंटरवल तक रहेगा, ठीक है। तो हमें क्लियर हो गया कि साइन इनवर्स x 2 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी होती है π/2, तो ये तो सोल्यूशन नहीं देगा। साइन इनवर्स x -1.5 हो सकता है, हो सकता है, तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, क्योंकि ये PVB में आ रहा है तो साइन को आप उस तरफ लेके जा सकते हो, तो -sin(3/2) हो जाएगा, ठीक है, और -sin(1.5) भी लिख सकते हो। ये वाली वैल्यू पक्का से क्योंकि ये रेडियंस में है, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू जो आएगी ये हमेशा इस डोमेन को सेटिस्फाई करेगी क्योंकि साइन किसी वैल्यू का लोगे तो -1 से 1 के बीच में ही आएगा, ठीक है। बस ये यहाँ इस प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर केस में साइन इनवर्स x = 2 के केस में ये हो गया था कि साइन इनवर्स x कहाँ से कहाँ में हो सकता है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल में हो सकता है, इसीलिए 2 नहीं हो पाएगा। तो हमारा इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -sin(3/2)। बस एक ही सोल्यूशन होगा जो कि है -sin(3/2), ठीक है, इसलिए इसको कैसे लिख दिया, x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट -sin(3/2)। समझ आ गया होगा आपको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x/2 = π/6, इसको हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, साइन, पहले तो डोमेन निकाल लेते हैं। इसमें क्या है, जैसे cos इनवर्स x है तो उसका डोमेन तो क्या हो जाएगा, -1 से 1 क्लोज इंटरवल, ठीक है। इंटरसेक्शन x/2 है तो हम लिख लेंगे x/2 कहाँ से कहाँ होगा, -1 से 1, तो 2 पॉजिटिव वैल्यू है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 से 2, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्लोज इंटरवल -1 से 1, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो हमारे पास प्रॉब्लम, ये जो इक्वेशन है इसका डोमेन क्या हो गया, -1 से 1 क्लोज इंटरवल, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, साइन इनवर्स ऑफ x/2 = लिख दिया π/6 माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, साइन ले लेते हैं क्योंकि हमें किसी तरीके से ये इनवर्स तो हटा नहीं है, तो टेक साइन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, टेक साइन ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास अब क्या बन जाएगा, इस तरफ x/2 बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन ऑफ π/6 माइनस, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ √1 - x², ट्राइंगल से लिख दिया है। अगर आप ट्राइंगल बनाते हैं, ये टर्म अगर थीटा मानते हैं तो अगर ये x है, ये 1 है, तो ये क्या होगा, √1 - x², तो उसको साइन इनवर्स ऑफ √1 - x² लिख सकते हैं। तो x/2 = साइन a - b का फॉर्मूला हमें आता है, ये a है और ये b है, इस पूरे को एंगल b मान लीजिए, तो साइन ऑफ a - b का क्या फॉर्मूला होगा, साइन a cos b, ठीक है। तो कॉस ऑफ ये टर्म जो है वो किसके बराबर है, कॉस इनवर्स x के बराबर भी है, ठीक है, माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी विच इज साइन ऑफ साइन इनवर्स √1 - x²। समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, x/2 = साइन 30 इज हाफ, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x इज x माइनस कॉस 30 इज √3/2 और ये टर्म आ जाएगी √1 - x²। अगर आप ध्यान से देखेंगे x/2 और x/2 तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो अब हमारे पास फाइनली क्या टर्म आ जाएगी, √1 - x² = 0। तो यहाँ से x² की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यूज़ क्या आ गई, +-1। अब देखो इस प्रॉब्लम में क्या कैच है, x हमारा +-1 आ गया, ठीक है, और डोमेन क्या दिया हुआ है, -1 से 1 दिया हुआ है डोमेन। तो आपको लगेगा कि भाई अब ये तो दोनों सोल्यूशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, -1 से 1 होना चाहिए। बट स्टिल इस केस में एक प्रॉब्लम है, तो जो भी सोल्यूशन आ रहा है, अभी मैंने आपको क्या बताया कि या तो आप डोमेन निकाल के उसको क्रॉस चेक कर लें, या आपका जो भी सोल्यूशन आ रहा है, अभी जो हमने प्रीवियस प्रॉब्लम देखा उसको हम पुट करके चेक कर रहे थे। तो अब हम ये भी ध्यान रख सकते हैं कि भाई हमने जो भी सॉल्व किया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि उसको पुट करके हमेशा चेक कर लो, थोड़ा सा रफ आइडिया ले लो कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच कर रही है कि नहीं मैच कर रही है, ठीक है। अगर देखो मैं 1 इसमें पुट करता हूँ तो क्या होगा, 1 पुट करेंगे तो मेरे पास बनेगा कॉस इनवर्स ऑफ 1 प्लस साइन इनवर्स ऑफ हाफ = π/6। तो देखो कॉस इनवर्स 1 0 होता है, साइन इनवर्स हाफ π/6 होता है, तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब x = 1 तो सेटिस्फाई कर रहा है। -1 को देखो, अब कॉस इनवर्स ऑफ -1 जो होता है वो पाई के बराबर होता है, और साइन इनवर्स ऑफ -1/2 जो होगा वो -π/6 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज कहाँ से होती है, कहाँ से कहाँ में होती है, -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल में होती है, ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यू हमारी कितनी आ जा रही है, 5π/6 आ जा रही है, तो वो π/6 के बराबर नहीं होगा। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हमने इस स्टेप पर क्या किया, दोनों तरफ साइन ले लिया,
ठीक है। तो साइन ऑफ पाई बाई 6 की जो वैल्यू है और साइन ऑफ 5 पाई बाई 6 की जो वैल्यू है वो सेम है, इसीलिए इसमें 5 पाई बाई 6 भी हमारा आंसर में आ जा रहा है। आप समझ रहे हो? तो इसीलिए इसमें ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जा रहा है। तो कभी भी अगर आप ऐसी कोई ऐसी ऑपरेशन लगा रहे हो जो कि आपको लगता है कि आप डाउटफुल हो, तो जो भी आपका आंसर आ रहा है उसको जरूर पुट करके चेक करें। तो इस प्रॉब्लम का आंसर हमारे पास क्या आएगा, ये इसका आंसर नहीं होगा, x बिलोंग्स टू करली 1, ओनली 1 इज द सोल्यूशन ऑफ इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमारे पास ओनली सोल्यूशन क्या आएगा इस केस में, x इक्वल टू 1। समझ आ गया होगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ITF इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो इसमें भी अब आपको बस इनइक्वालिटीज़ की जो कंडीशंस रहती हैं कि जैसे आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, डोमेन का जो आपको ध्यान रखना चाहिए, तो उन वैल्यूज़ का अगर आप ध्यान रख के चलोगे तो आपके प्रॉब्लम बहुत ईजिली ये सॉल्व होते रहेंगे। ठीक है, तो अब करते हैं इसको सॉल्व। एक्स के हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्स फाइंड करना है, तो एक्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स के माइनस 4x इज लेस देन साइन इनवर्स ऑफ साइन 5। अब क्योंकि 5 प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करके इसको साइन इनवर्स साइन 5 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले वो निकालते हैं। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनाते थे, आपको अगर याद हो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती थी। ठीक है, तो वहाँ पे x बनेगा, फिर इसी को रिपीट हमें ट्रायंगल्स बना के रिपीट कर देना होता था विद पीरियड 2 पाई। ठीक है, तो ये पाई हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 पाई बाई 2 आ जाएगी और यहाँ पर 2 पाई आ जाएगा। समझ आ रहा है ये सबको? ठीक है, अब जो 5 है वो कहाँ पर आएगा, वो कौन सी लाइन पर आएगा, 3 पाई बाई 2 और 2 पाई के बीच में आएगा, तो इस लाइन पर आएगा। तो 5 यहाँ कहीं आ रहा है। अब ये वाली लाइन की हमें इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये x है और ये उससे नीचे बन रही है, कितने यूनिट नीचे बन रही है, 2 पाई यूनिट, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 2 पाई। ठीक है, तो अब हम इसकी आउटपुट अगर लिखेंगे तो हम क्या लिख देंगे, एक्स के माइनस 4x इज लेस देन 5 माइनस 2 पाई। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ, एक्स के माइनस 4x प्लस 4 इज लेस देन 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, 9 माइनस 2 पाई इज ए पॉजिटिव टर्म, तो बड़ा आसान हो गया। एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर इज लेस देन 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, होल स्क्वायर आप सॉल्व करना जानते हैं कि अगर मान लो मैं लिख रहा हूँ एक्स के माइनस 9 लेस देन 0 है, इसका क्या रिजल्ट होता था, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 वेवी कर्व से जब हम सॉल्व करते थे तो इसका रिजल्ट आ जाता था माइनस 3 से 3। तो सेम उसी वे में हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस 2 जो आ जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 2 पाई से लेकर प्लस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 2 पाई। तो फाइनल एक्स का जो आंसर आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 2 पाई से लेकर 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 2 पाई। तो ये हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सबको ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, x के ऊपर कोई और कंडीशन है ही नहीं, क्योंकि x किसी साइन इनवर्स कॉस इनवर्स इनके डोमेन में आ ही नहीं रहा है, इसलिए इसका आंसर ये एकदम सही है। तो हमारा इस प्रॉब्लम का फाइनल आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 2 पाई से लेकर 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 2 पाई ओपन ब्रैकेट्स। ठीक है, तो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रॉब्लम में हमें cos इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a के माइनस, अब अच्छा सबसे पहले डोमेन लिख लेते हैं। तो डोमेन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस 1 to 1। ठीक है, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, a के माइनस b का फॉर्मूला पता है आपको, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं इसको, ग्रेटर देन 0। अब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x आप जानते हैं ये वाली वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2 विच इज़ पॉजिटिव टर्म। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 0 में भेज सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या बचा रह गया, हमारे पास टर्म बचा रह गया कॉस इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन 0। तो अब हमें बेसिकली x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, जिसमें कॉस इनवर्स x जो होगा वो साइन इनवर्स x से बड़ा रहेगा। ठीक है, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, बेटर है हम ग्राफ बना लेते हैं। डोमेन हमारे को पता ही है -1 से 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो ग्राफ बनाते हैं इन दोनों का और उसमें चेक करते हैं कौन सी ऐसी x की वैल्यूज़ हैं जहाँ पे cos इनवर्स x साइन इनवर्स x से बड़ा है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर दिया है। डोमेन क्या है, -1 से 1, तो -1 से 1 में ही ग्राफ बनेगा। अच्छा, आप जानते होंगे साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसा बनता है, साइन इनवर्स x का ग्राफ -1 से 1 में ऐसा बनता है। ठीक है, -1 पर इसकी वैल्यू माइनस पाई बाई 2 को जा रही होती है, 1 पर इसकी वैल्यू पाई बाई 2 को जा रही होती है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। और जो कॉस इनवर्स x का ग्राफ होता है वो डिक्रीजिंग होता है, -1 से 1 के बीच में, -1 पर इसकी वैल्यू पाई होती है। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है। 0 पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 2। तो हमारे पास ये जो ग्राफ है वो कुछ इस शेप का बनता है। ठीक है, समझ आ गया। ये इंटरसेक्शन कहाँ पर आएगा, पाई बाई 4 पर। ठीक है, और ये वाली वैल्यू होती है हमारे पास 1/√4।
√2। ठीक है, अब हमें कौन सा पोर्शन चाहिए, हमें वो वाला पोर्शन चाहिए जहाँ पे cos इनवर्स x, ये जो ब्लू में ग्राफ है ये हमारा cos इनवर्स x का ग्राफ है, और ये जो मैरून में ग्राफ है ये हमारा sin इनवर्स x का ग्राफ है। तो हमें कौन सा पोर्शन चाहिए जहाँ पे cos इनवर्स x sin इनवर्स x से बड़ा है। तो कौन सा पोर्शन है, ये वाला पूरा पोर्शन है। इस पूरे पोर्शन में cos इनवर्स देख रहे हो आप, ग्राफ ऊपर है यहाँ तक। ठीक है, और 1/√2 पर ये दोनों वैल्यूज़ बराबर है। तो इस इनइक्वालिटी का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 से लेकर 1/√2 ओपन। ठीक है, बहुत ही सिंपल टर्म था। ठीक है, और ये डोमेन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और हमने कुछ और कंडीशन तो लगाई नहीं है, बस सिंप्लीफिकेशन किया है, इसलिए ये इसका आंसर होगा इस प्रॉब्लम का। ठीक है, तो ये जो इनइक्वालिटी थी 13 प्रॉब्लम जो है cos इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस sin इनवर्स x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, उसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 क्लोज से 1/√2 ओपन। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin इनवर्स cos इनवर्स sin इनवर्स tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करना है और हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर मान लो मैं बोलता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t इज इक्वल टू 1, इसका मतलब t हमारा कहाँ से कहाँ होगा, क्लोज 1 से 2 ओपन होगा। ठीक है, तो मैं इस टर्म को लिख देता हूँ sin इनवर्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ, ठीक है, sin इनवर्स ऑफ cos इनवर्स ऑफ sin इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, 3 ब्रैकेट क्लोज, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेकर 2 तक जाएगा। अब आपको जो जिस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर टर्म आ रही है हमारे पास sin इनवर्स। ठीक है, तो sin इनवर्स जो रहता है उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या रहती है, मतलब रेंज क्या रहती है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल। तो जो sin इनवर्स है वो 2 नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ प्रॉब्लम में 2 आ रहा है, बट एक्चुअली में sin इनवर्स 2 नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपको इसको चेंज करना पड़ेगा इस इनइक्वालिटी को, और आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज sin इनवर्स इज देयर, तो आप लिखोगे cos इनवर्स sin इनवर्स tan इनवर्स x। इसकी जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी वो कितनी हो सकती है, π/2 हो सकती है। अगर आप ध्यान से सोचें तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही होगा ना, π/2 कितना होता है, 1.57 के अप्रॉक्सीमेटली होता है, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 होगा। ठीक है, 2 तो हो ही नहीं सकता ना sin इनवर्स। समझ आ गया होगा आपको। अब जो है 1 से π/2 में, 1 से π/2, 1 रफली होता है 57 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो 1 से π/2 में साइन का ग्राफ आपको पता है, 0 से π/2 में इंक्रीजिंग होता है साइन का ग्राफ, ये साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनता है। तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो अब हम क्या करेंगे, पूरी इनइक्वालिटी के ऊपर साइन ले लेंगे। साइन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करेगा। हमारे पास आ जाएगा sin 1 लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स, क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो cos इनवर्स sin इनवर्स tan इनवर्स x, और sin π/2 किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब sin 1 जो है ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 1 को हम रफली 60 के आसपास कंसिडर करते हैं, तो 57 डिग्री होता है वैसे। ठीक है, तो 0 से π/2 ले लेते हैं, तो sin 1 रफली होगा sin 60 √3/2 के आसपास, तो ये वाली वैल्यू √3/2 हो जाएगी और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे को cos लेना है एक्चुअली, तो cos 0 से π/2 में डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, cos 0 से π/2 में क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर अब आप इसके ऊपर cos लगाएंगे तो इनइक्वालिटी हमारी क्या होगी, चेंज होगी। समझ रहे हो, cos अगर इसके ऊपर लगाएंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज होगी, क्योंकि cos क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ इस इंटरवल के ऊपर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, cos ऑफ sin 1, इनइक्वालिटी को हम चेंज करेंगे, cos ऑफ cos इनवर्स क्या करेगा, उसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा sin इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी cos 1। ठीक है, अब cos 1 रफली किसके बराबर होगा, cos 60, तो रफली हम अगर 60 के आसपास, 57 डिग्री और 60 के आसपास मान के चल रहे हैं, तो ये हाफ के आसपास वैल्यू है। और cos ऑफ √3/2 जो होगा ये भी 1 से कम ही होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर अब साइन लेंगे तो ये 0 से 1 के बीच की वैल्यूज़ हैं, इनके ऊपर साइन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इनके ऊपर साइन लोगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो साइन ऑफ cos ऑफ sin 1 से लेकर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स x, यहाँ पर आ जाएगा साइन ऑफ cos 1। ठीक है, tan इनवर्स x इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू r, तो x बिलोंग्स टू r इसका डोमेन है ही, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई हमें। तो अब हमने x की वैल्यू निकाल लेनी है, तो जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या आएगा, tan ऑफ साइन ऑफ cos 1 से लेकर हमारे पास आ जाएगा tan ऑफ साइन ऑफ cos ऑफ sin 1। ठीक है, समझ आ गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर हम इसको अगर सेट नोटेशन में लिखें तो हमारे पास आ जाएगा tan ऑफ साइन ऑफ cos 1, ठीक है, से लेकर tan ऑफ साइन ऑफ cos ऑफ sin 1। ठीक है, तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया इस प्रॉब्लम का। समझ आ गया होगा।
ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं अब। If cot inverse of n by pi is greater than pi by 6 where n belongs to natural number we have to find the maximum value of n। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को देखते हैं। अब cot इनवर्स की आप रेंज जानते ही हैं, डोमेन तो x बिलोंग्स टू r होता है तो n by pi बिलोंग्स टू r हो जाएगा, उससे n बिलोंग्स टू r आ जाएगा। cot इनवर्स ऑफ n by pi हमें दिया हुआ है pi by 6 से बड़ा होगा। अब इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहाँ तक जाती है, पाई तक जाती है। ठीक है, अब कॉट आपको कॉट लेना है इस इनइक्वालिटी के ऊपर ताकि कॉट इनवर्स को कैंसिल कर दे। अब कॉट आपको देखना पड़ेगा पाई बाय 6 से पाई पे। ठीक है, तो कॉट का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा ग्राफ आता है, अगर आपको ध्यान में हो। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो कॉट ऑफ पाई की वैल्यू जो है, अगर आप पाई के बैक साइड से जा रहे हैं तो -70 को जाती है, तो कॉट लेते हैं। कॉट डिक्रीजिंग ग्राफ है, कॉट इस इंटरवल के ऊपर डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो इनइक्वालिटी को चेंज करेगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉट ऑफ पाई बाय 6 से n बाय पाई से कॉट पाई। ठीक है, तो हमारे पास कॉट पाई बाय 6 कितना हो जाएगा, कॉट 30, तो ये वाली वैल्यू √3 आ जाएगी। कॉट 30 tan 60 विच इज़ √3 n बाय पाई, और कॉट पाई किसको जाएगा, -70 को जाएगा। तो n अगर आप पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे छोटी वैल्यू लिख देते हैं, -70 से लेकर पाई √3 तक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, n की मैक्सिमम नेचुरल नंबर वैल्यू निकालनी है, बिकॉज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा पाई √3 का। तो पाई वैल्यू होती है 3.14 और √3 होता है 1.732। तो इसको रफली कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन के लिए मैं इसको लिख लेता हूँ 3.14 इंटू 1.7। ठीक है, 17 4 जा 68, 17 23 5338.338। सो n मैक्सिमम हमारे पास जो पॉसिबल होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 5। तो इस प्रॉब्लम का आंसर कितना हो जाएगा, 5। आई होप जो भी आज मैंने आपको बताया, ये जो हमने टॉपिक्स कवर अप किए हैं वो आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए थे, कंडीशनल आइडेंटिटीज, ITF सीरीज, ITF इक्वेशंस, ITF इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो इनको आप अभी इन्हीं के प्रॉब्लम्स को रिवाइज करें जो भी हमने लेक्चर में देखा है, और इसके बाद आप अपने एक और इसके बाद प्रॉब्लम लेक्चर जो आएगा उसको हम देखेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।